हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। शिक्षा सफ़र एकेडमी में मेरे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पहले तो हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इतने दिन वीडियो नहीं आ पाया। बच्चों, मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था, हम बिस्तर से नहीं उठ पाते थे, सारे टाइम सोते रहते थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया बच्चों। तो इसके लिए मुझे क्षमा करिए। आप लोग सोचो, मैडम ने कहा था एक भी बच्चा होगा तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं बच्चों, तो इसलिए क्षमा करिए। और आज अपनी पढ़ाई को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने बताया था कि पॉलिटी से स्टार्ट किए कक्षा 6 से एनसीईआरटी की, तो 2 अध्याय तक हो गए थे, आज अध्याय 3 है। इसमें हम देखेंगे सरकार क्या है, कैसे कार्य करती है, कैसे नियम बनाती है, कैसे स्वास्थ्य की रक्षा करती है, इन सब के बारे में आज हम अपने पढ़ेंगे। अध्याय 3 सरकार क्या है। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। कोई बच्चा बताए सरकार क्या होती है, क्या समझते हो आप लोग सरकार से? बताओ, कोई लोग कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा, सरकार क्या होती है, बताओ ज़रा सा। नहीं पता? चलो हम बताते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यहाँ पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और कैसे कार्य करती है, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार की, सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारें कैसे, लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्री सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़ते हैं। पहले ये थोड़ा सा देख लें सरकार की परिभाषा और कार्य, फिर हम आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं। ठीक है, आप लोग बस पढ़ते रहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो देश या राज्य को चलाने, नियम बनाने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का कार्य करती है। इसमें कानून बनाना, उन्हें लागू करना, विवादों को सुलझाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक, अब आप लोग ये डायग्राम है, ये तो आप लोग बात को देखोगे, 10 मिनट तक हमारी कहानी सुन लो। अब हम विस्तृत किताब से आप लोगों को विस्तृत से बताते हैं कि सरकार क्या है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जाती है। प्याज की दर में उछाल, सरकार प्याज के दाम तय करती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार क्या कार्य करते हैं। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। ये सब आपकी बुक में है, हम उसकी डिटेल में बता रहे हैं। तो ये ऊपर जो हेडलाइन दी गई हैं, ये किसी पेपर की कटिंग है। किसकी कटिंग है? पेपर की कटिंग है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो उसमें देखते होगे आज ये खबर आई, आज वो खबर आई, कभी उच्च न्यायालय की, कभी सरकार की, कभी आपके मतों की। तो वही कुछ हेडलाइन है, वो हम आपकी किताब में पढ़ रहे हैं कि सरकार क्या क्या करती है। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें से सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी एक सूची बनाइए। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आप लोग बताइए, सरकार का काम भी तो बहुत विस्तृत है। आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। जिसको आता है वो एक दूसरे से बताएं कि सरकार क्या है और एक दूसरे लोग पढ़ें। ठीक है, हर तरफ देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनवाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी ज़मीनें हैं, जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाएं जाएं तथा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ये भी तो काम है सरकार का, कि सरकार का काम क्या है कि देश की में जो कुछ हो रहा है उसकी सीमाएं भी तय करना है। और जो बाहर देश हैं, जैसे हमें किसी से गैस मिलती है, किसी से तेल मिलता है, किसी से अनाज मिलता है, तो उनसे भी अपने संबंध मधुर बनाने पड़ते हैं और उनसे भी शांतिपूर्ण व्यवहार बनाना पड़ता है।
उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। हाँ, सरकार का ही काम होता है हमारे देश के नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले, सुविधाएं मिलें, अच्छी सुविधाएं मिलें स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि सरकार को कौन चुनता है? जनता ही चुनती है ना। तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि नागरिकों की रक्षा करना। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है, प्राकृतिक विपदा जानते हो, जैसे सुनामी है, कोरोना है, भूकंप है, ये जब आती है तो देखो क्या होता है। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जैसे किसी देश में भूकंप आ गया, जापान में आ गया, टोक्यो में आ गया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वहाँ के लोगों की मदद करें। ये कौन करता है? सरकार ही करती है, क्योंकि हमको भी तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना। तो ध्यान से सुनना बच्चों, सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। हाँ, जैसे कोई विवाद हो गया किसी चीज़ को लेकर, आप लोग देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे दो लोगों के बीच में विवाद हो गया, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमारा न्याय करिए, इनके साथ हमने ये पैसे दिए या ये ज़मीन का मामला है, तो सरकार फिर उसमें न्याय करती है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। सरकार के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, नियम भी तो जरूरी हैं, वरना सब अपनी मनमानी करते रहेंगे। निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी कुछ सीमाएं हैं, तुम स्वतंत्र हो, स्वच्छंद नहीं हो कि तुम्हारी जो मर्जी तुम वो काम करो। कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, सरकार के स्तर कौन कौन से हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, देखो ये जो चार्ट बिना है ना, ये सब अभी बताएगा। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राज्य के स्तर पर यानी केंद्र के स्तर पर। अब देखो क्या होता है। स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य को। ध्यान से देखें, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र को देखो, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब देखो स्थानीय स्तर ये क्या है? पंचायत हो गए, आपके गांव में पंचायत होती है ना, नगर हो गए, नगर निगम हो गए, नगर पालिका हो गई। गांवों के लिए पंचायत और शहरों के लिए नगर निगम या नगर पालिका होती है। ये हमारा कहोगे स्थानीय स्तर पर। अब राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, इसमें पूरा राज्य प्रशासन है। यह सरकार पूरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से प्रशासन और कल्याण को संभालती है। केंद्र क्या होता है? ये सबका हिस्सा होता है। क्या होता है? सबका हिस्सा। ये पूरा सबको समाता है, राज्य को भी, स्थानीय को भी। यह सरकार पूरे देश के लिए निर्णय लेती है और राष्ट्रीय मुद्दों का प्रबंधन करती है। अब ध्यान से देखो, इसको विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य को ध्यान में रखें, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में आप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी, ठीक है। अब देखो, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून
मानना भी जरूरी है, उसको भी बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो है वो कार्रवाई भी कर सकती है। उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि आप इस जाति के हो या इस धर्म के हो या आपको कोई घूस मांगे तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ये आपके पास अधिकार रहता है। तो न्यायालय उसको आदेश देगी कि ऐसा नहीं करना है, आपको अगर ये व्यक्ति काबिल है तो इस पद पर इसको नियुक्ति देनी चाहिए। अब सरकार के प्रकार क्या क्या होते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानून बनाने का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में जो है ना लोगों का तंत्र होता है, लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से, जैसे हम लोग राजा चुनते हैं ना, अपने मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ये हम लोगों का अधिकार होता है कि किसको चुनना है, माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। ये देखो, लोकतंत्र क्या होता है, जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है और जनता को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होता है। अब राजतंत्र में क्या होता है, इस व्यवस्था में राजा या रानी शासन करते हैं और सत्ता आमतौर पर वंशानुगत होती है। ठीक है, ये राजतंत्र होता है। राजतंत्री सरकार कहते हैं, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। हाँ, राजा अगर कोई निर्णय ले लिया तो उसमें वो सफाई भी नहीं देगा, ना उसे बताना पड़ेगा। तो ये कौन सी हुई, राजतंत्री सरकार। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इनमें से सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण बताइए। सहमत हो कि नहीं सहमत हो कि वही लोग निर्णय ले सकते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, लालच दे देते हैं? ऐसा नहीं है। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके समान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी, ये भी बताओ कि तुम लोग कैसा लोकतंत्र चाहते हो, कैसा चाहते हो भारत विकसित हो। ठीक है। अब लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है ये देख लो तुम लोग। भारत एक लोकतंत्र है। कैसा तंत्र है? लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। हम ही लोग तो नेता को चुन के देते हैं और फिर हम ही लोग शिकायत करते हैं। तो अपने वोट का अधिकार बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। जो बच्चे अभी 18 साल के नहीं हैं उनको ये आगे चलकर वोट डालेंगे, अपना राजा चुनेंगे, अपना नेता चुनेंगे, तो बहुत सोच समझ कर नेता चुनो, क्योंकि वो हमारे पूरे सिस्टम का, मतदाता सिस्टम का पूरा अधिकारी बन जाता है। इसलिए हमें नेता ऐसा चुनना चाहिए जो हमको हमेशा उससे कष्ट ना हो। ठीक है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें।
आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चुनाव की प्रक्रिया होती है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोग खड़े होते हैं, जिनका चुनाव चिन्ह किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, उस पर हमको मोहर लगानी पड़ती है, हमें जिसको चुनना है। तो वही प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव होता है। सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। हाँ, ये भी एक था कि औरतें भाग नहीं लेंगी, गरीब भाग नहीं लेंगे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बना लेते थे। उन्हीं के अनुसार सरकार चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर जोर से यह मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी, उसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है क्या? ये महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक में लिखा था। अब क्या हुआ जरा देखो। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। जब इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। कब किया था? जब विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थीं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं, भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार, अपनी कॉपी में ध्यान से लिख लेना, कब मिला था? 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों के बाद 1928 में मिला। देख लो जरा, अमेरिका में वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1920 में। और इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1928 में। कब मिला था? 1928 में। ठीक है, तो इतनी ये तानाशाही थी। यहाँ क्या थी? तानाशाही। लोकतंत्र था, अपने लोगों के द्वारा चुना था, राजतंत्र राजा के द्वारा। और तानाशाही में क्या था कि ये लोग वोट देंगे, वो लोग वोट नहीं देंगे। सार्वभौमिक मताधिकार 18+ क्या होता? भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, मतदान का अधिकार प्राप्त है। जवाबदेही देखो, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उसे अपने कार्यों और निर्णयों को आधार बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा NCERT कक्षा 6 अध्याय 3। ये हमने तो तुमको कहानी के तौर पे किताब से पढ़ा दिया और ये डायग्राम है। अगर आप लोग कहानी सुनें
और ये डायग्राम देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि हम हर वीडियो में कहते हैं। और एक डायग्राम और बना दिया हमने। सरकार क्या है, बच्चों के लिए एक आसान गाइडलाइन है कि क्या सरकार देश चलाने वाली संस्था है। और ये देखो डायग्राम हमने थी। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी बताया था। स्थानीय सरकार गांवों में होती है, नगरों में होती है, ठीक है। और राज्य पूरे प्रदेश में होती है हमारे, और केंद्र पूरा देश होता है। लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, ये भी हम इन्हें पढ़ाया। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना था। राजतंत्र क्या होता है, राजा रानी उसमें लेते हैं। और तानाशाही क्या होती है, जिसमें उनको पुरुषों को अधिकार था वोट डालने का, महिलाओं को नहीं था। लेकिन वो अमेरिका में 1920 में औरतों ने वोट डाले, और इंग्लैंड में 1928 में। तो ये पूरा पाठ हमारा समाप्त हो गया है, ठीक है बच्चों। और आपको कोई अगर कमी लगे या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखना। हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कोशिश करेंगे रोज़ वीडियो बनाने की। उसके लिए माफ़ कर दो बच्चों, नहीं बना पाए वीडियो, और अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है। बाय।